नमस्कार, आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि डेटा सेंटर्स क्यों हैं भारत के डिजिटल भविष्य की बुनियाद। आज उसी विषय को और गहराई से आगे बढ़ाते हुए नीतियां, निवेश, सुरक्षा और भारत के वैश्विक अवसर ये समझने के लिए कि डेटा सेंटर्स किस प्रकार से डिजिटल एज का एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर उभर रहे हैं और भारत इस क्षेत्र में डिसीजिव मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी पर कैसे खड़ा है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे शो के मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी और विशेष अतिथि श्री संदीप दांडेकर जी। मैं हूं सिमरन। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुनील सर, संदीप जी, एक बार फिर से आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनील सर, अपने शो में हम अक्सर मिशन 2047 की बात जरूर करते हैं, जिक्र जरूर करते हैं। तो आज बात हो रही है डेटा सेंटर्स की। रॉबस्ट डेटा सेंटर्स के लिए क्या क्या क्रिटिकल फैक्टर्स आने वाले समय में आप देख रहे हैं? हाँ, देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं और विकसित भारत के लिए ही डेटा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो डेटा सेंटर के लिए सबसे क्रिटिकल जो फैक्टर होता है वो होता है रोबस्ट कनेक्टिविटी। और रोबस्ट कनेक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो सबमरीन केबल जो टर्मिनेट हो रही है वो कहाँ टर्मिनेट हो रही है। मतलब कि जो अंडर सी केबल ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक की बैकबोन है जी। तो जो कि हाई स्पीड, लो लेटेंसी और सिक्योर डाटा फ्लो को सुनिश्चित करती है। इंडिया के लिए इन टर्मिनेशंस को कंट्रोल और होस्ट करना डिजिटल सॉवरेंटी के लिए बहुत ही जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा सेंसिटिव डाटा जो है वो हमारे देश के जुरिडिक्शन के अंदर ही रहे। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में आज 17 इंटरनेशनल अंडर सी केबल टर्मिनेशंस हैं, जो कि 14 लैंडिंग स्टेशंस हैं जिसके लिए, और जो 5 सिटी में पड़ते हैं अभी, मुंबई, चेन्नई, कोची और टूटिकोरन और त्रिवेंद्रम। और जो नए लैंडिंग स्टेशन आ रहे हैं बहुत जल्दी, सरकार इस दिशा में बहुत काम कर रही है, वो वेस्ट बंगाल, पूरी उड़ीसा में आ रहा है और गुजरात में और विशाखापट्टनम आंध्र में भी आ रहा है। तो जब सबमरीन केबल हब से जोड़ने के बाद हम डाटा सेंटर बनाते हैं तो वो डाटा सेंटर बहुत ही एडवांस डाटा सेंटर होते हैं और वो एआई कंप्यूट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और हम बहुत जल्दी जब नए टर्मिनेशन स्टेशन भी स्टैब्लिश कर लेंगे तो उस जगह पर भी हमारे एआई बेस्ड डाटा सेंटर जल्दी स्टैब्लिश हो पाएंगे। जी। संदीप सर, जिस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कनेक्टिविटी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो जो डिपेंड करते हैं डाटा सेंटर्स एस्टैब्लिश करने में। तो स्ट्रैटेजिकली अगर देखें तो कौन कौन सी लोकेशंस जो है वो एप्रोप्रिएट है डाटा सेंटर्स एस्टैब्लिश करने के लिए? तो सुनील जी ने जो कहा उसकी कंटिन्यूटी में मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ओवरऑल डेटा सेंटर का इंडिया सिचुएशन अभी देखेंगे तो ऑनेस्टली इट इज अ वेरी यंग इंडस्ट्री इन इंडिया, जिसको मॉडर्न एज डेटा सेंटर बोलते हैं। वो लगभग 2015 से ही आप उसको कह सकते हैं कि इंडिया में है। तो सिर्फ 10 साल का अभी तक हिस्ट्री रहा है और इन 10 सालों में बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस अभी आप अगर देखेंगे तो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा मुंबई में है, मुंबई एंड ग्रेटर मुंबई इन दैट रीजन विच इज अबाउट 53-54% ऑफ टोटल कैपेसिटी। उसके बाद में सेकंड है चेन्नई, जहां पे लगभग 23-24% कंसंट्रेशन है। तो अभी के अगर आप फुटप्रिंट देखेंगे इंडिया का तो लगभग 80% इज बिटवीन द टू सिटीज। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है और इट इज ऑल्सो डिजायरेबल कि इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड आउट किया जाए। हमारे पास एक एडवांटेज है कि बहुत ज्यादा लंबी और स्प्रेड आउट कोस्ट लाइन है हमारे पास, तो उतने ज्यादा, जैसे सुनील जी ने कहा, कि केबल लैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। और केबल लैंडिंग से डेटा सेंटर का वो एक ही पैरामीटर जरूर नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में से एक है। तो जैसे ही केबल लैंडिंग आ जाती है तो वो एक नया लोकेशन, नया रीजन खुल जाता है डेटा सेंटर पॉसिबिलिटीज के लिए। और जैसे जैसे ये नए लोकेशन में खुलेंगे वहां पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक तो फ्रॉम द
employment point of view, from the economical growth penetration point of view, it will get spread out. तो concentration बहुत ज्यादा ना हो, ये इंडिया जितनी बड़ी कंट्री है, डाइवर्स है, उसके लिए जितना वो फैले उतना हमारी प्रॉस्पेरिटी ऑफ इकोनॉमी विल स्प्रेड आउट. दूसरी बात ऐसी है कि लाइक आई सेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आल्सो विल स्प्रेड आउट. तो अनदर थिंग इज व्हाट हैपेंस इज टुडे अगर आपको चेन्नई मुंबई में अगर डेटा सेंटर बनाना है तो बेस्ट ऑफ द लैंड ऑप्शंस आर गॉन, बिकॉज इतनी ज्यादा डेवलपमेंट वहां पे हो चुकी है कि ऑब्वियसली जो बेस्ट रियल एस्टेट पीसेस थे वो तो दे हैव बीन टेकन. तो और उसकी लैंड कॉस्ट भी काफी ज्यादा हुई है. और इसीलिए 3-4 चीजें इकट्ठा आके ये नई अपॉर्चुनिटी बनेगी. मतलब नए लोकेशंस में केबल लैंडिंग भी बनेगी, वहां पे लैंड पार्सल्स भी आपको बड़े मिलेंगे, उसकी कॉस्ट भी कम रहेगी, उससे एम्प्लॉयमेंट और प्रॉस्पेरिटी भी स्प्रेड आउट हो जाएगी. सो ऑल इन ऑल इट इज अ वंडरफुल थिंग इन द नेक्स्ट 5 to 7 years दैट वी विल स्टार्ट a spread out footprint now in India, unlike 80% today which is concentrated in 2 cities. सुनील सर, जब हम अपने डाटा सेंटर्स एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं तो इससे डाटा लोकलाइजेशन भी होगा, जिसको हमने पहले भी डीपीडीपी एक्ट के एपिसोड में एक बार डिस्कस किया है. तो इससे नेशनल सिक्योरिटी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? कैसे आप इसको महत्वपूर्ण मानते हैं नेशनल सिक्योरिटी के परिवेश से? यदि हम देखें तो विकसित भारत का सपना 2047 में पाने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जिसे हम बोलते हैं डिजिटल सॉवरेनिटी जी, या टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, जो हम बोलते हैं 2035 तक हम हासिल करेंगे. तो ये दोनों हासिल तभी हो सकते हैं जबकि हम डाटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाएं. तो अगर हम देखें देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात हो या हमारे सारे डाटा जो हमारे सिटीजन का इंपॉर्टेंट सेंसिटिव और पर्सनल डाटा है, या गवर्नमेंट का जो सेंसिटिव डाटा है, या जो फाइनेंशियल डाटा है, वो सारा का सारा डाटा जब तक हम देश का देश में ही नहीं रखेंगे, जब तक हम उन दोनों को अचीव नहीं कर सकते. अगर मान लीजिए हमारा डाटा स्टोर हमारे यहाँ हो या बाहर स्टोर हो, और उसकी स्टोर हमारे यहाँ प्रोसेसिंग बाहर हो या स्टोर भी बाहर हो, प्रोसेसिंग भी बाहर हो, तो उस केस में हम लोग टेक्नोलॉजिकल या डिजिटल सॉवरेनिटी की तरफ नहीं बढ़ेंगे. डाटा तो उन्हीं के पास है, बाहर के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, फॉरेन सर्वेलेंस है उसके ऊपर, तो उससे साइबर थ्रेट भी बढ़ते हैं और फॉरेन सर्वेलेंस होने के कारण उनकी इंटरफेरेंस बहुत बढ़ जाती है. सारे डाटा उनके पास है. जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड का जो डाटा है उसका 20-21% डाटा तो हमारे देश का है, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोग से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं. तो डाटा, इतना ह्यूज डाटा जनरेट होता है हमारे देश का, और अगर वो डाटा सारा का सारा बाहर स्टोर होगा और बाहर कंप्यूट होगा और बाहर प्रोसेस होगा और बाहर से मैनेज हो रहा होगा, तो आप देखिए देश का सब कुछ बाहर है. बिल्कुल. तो एआई किस पे लगाओगे आप? तो डाटा हमारे देश में होना जरूरी है, और उस डाटा को प्रोसेस भी यहीं करें, सब कुछ यहीं करें, उसका मैनेज भी यहीं करें, स्टोर भी यहीं करें, और एआई उसके ऊपर लगा के तब हम आगे बढ़ सकते हैं. तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूं कि डाटा लोकलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. इसी के लिए डीपीडीपी एक्ट 2023 में आया था, जो कि नोटिफाई नवंबर 2025 में हुआ, जिसके बाद उसको स्ट्रिक्ट तरीके से लागू किया गया, जिसमें कि आपको जो डाटा का मालिक है, जिसका डाटा है, उसकी कॉन्सेंट से ही डाटा देश के बाहर जा सकता है, और देश में और कुछ डाटा ऐसा है जो बाहर जा ही नहीं सकता. तो ये इन्फोर्स देश में बहुत अच्छे तरीके से हुआ और बहुत अच्छा एक्ट बनाया गया. इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने समझी इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है हमारे देश में, और इसी प्रकार डाटा सेंटर्स बनाने के लिए नए तरह के सुविधाएं दी गई, जिससे कि डाटा सेंटर ज्यादा बने, हमारे देश का डाटा हमारे देश के डाटा सेंटर में ही स्टोर हो, वहीं कंप्यूट हो, और वहीं एआई डाटा सेंटर बने, जिससे कि लेटेंसी भी कम हो, और हमारा डाटा सॉवरेनिटी की तरफ जो हमने बढ़ना है 2035 तक, वो भी कर सके. बिल्कुल. तो इसीलिए मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश का डाटा देश में रहे. तो हमारे प्रोग्राम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया की इस खास चर्चा में अभी थोड़े से विराम का वक्त है. आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे. चूंकि ये ग्रोथ ड्राइवर्स हैं और ये सब ग्रोथ ड्राइवर्स आर ऑन द अपस्विंग, तो इट इज वेरी नेचुरल दैट डेटा सेंटर की ग्रोथ भी होनी ही पड़ेगी.
वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच। पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। स्वागत है आपका वापस मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। संदीप सर, इंडिया के डेटा सेंटर्स के पोटेंशियल स्कोप की अगर हम बात करें तो आप कैसे देखते हैं? इंडिया में डेटा सेंटर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है और उसका जो होराइजन है वो कम से कम अगले 20, 30, 40 साल है। इसका रीजन ये है कि अगर आप कंप्लीट ह्यूमन लाइफ देखेंगे तो इतनी ज्यादा ह्यूमन लाइफ डिजिटली होती है आजकल, क्योंकि डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है? अलग अलग 6, 7, 8 स्ट्रीम्स हैं, जैसे हेल्थ रिकॉर्ड्स हो, ओटीटी हो, एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, पेमेंट्स हो, एंटायर बीएफएसआई, तो ये सब चीजें तो अपस्विंग पे है। अगर उसकी आप ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखेंगे इन स्ट्रीम्स की, तो वो तो अभी उनका बढ़ना चालू हुआ है, कंजप्शन ज्यादा है, करेक्ट, और वो बढ़ते ही जाएगा। तो चूंकि ये ग्रोथ ड्राइवर्स हैं और ये सब ग्रोथ ड्राइवर्स आर ऑन द अपस्विंग, तो इट इज वेरी नेचुरल दैट डेटा सेंटर की ग्रोथ भी होनी ही पड़ेगी। मतलब ऐसे नहीं कि होनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर डेटा सेंटर्स जितनी मात्रा में हमें चाहिए उतने नहीं हुए तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ के लिए वो बॉटलनेक बन जाएगा। तो नॉट ओनली दैट इट इज एन अपॉर्चुनिटी, बट वी एज अ नेशन मस्ट सी दैट वी आर एबल टू डिलीवर दोज डेटा सेंटर्स। तो अभी की अगर आप कैपेसिटी देखेंगे तो 1.5 गीगावाट की टोटल कैपेसिटी, जैसे सुनील जी ने कहा आज की, एक बहुत रिलायबल प्रोजेक्शन आपने देखा होगा सब जगह कि बाय 2030 वी नॉट ओनली एक्सपेक्ट बट वी रिक्वायर इंडिया टू बिकम 9 गीगावाट इकोनॉमी, डेटा सेंटर इकोनॉमी, और 2030 तक कम से कम 14.5-15 तक वो जानी चाहिए। सो अगर आप देखेंगे तो 2015 की मैंने बात की, जहां से मॉडर्न एज डेटा सेंटर एक्चुअली इंडिया में चालू हुए, तो 10 साल में हमने 1.5 बनाया, और अगर 9 गीगावाट हमको 2030 तक बनाना है तो लिटरली जो हमने 10 साल में किया वो हमको हर साल करना पड़ेगा। दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इज देयर। सुनील सर, ये डाटा सेंटर्स और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अगर सबसे बड़े चैलेंजेस देखें तो वो बड़े चैलेंजेस क्या हैं? हाँ, देखिए, अब ये बिल्कुल स्टैब्लिश हो गया है कि डाटा सेंटर देश के लिए जरूरी है। एआई बेस्ड डाटा सेंटर देश के लिए और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एआई बेस्ड डाटा सेंटर के लिए ज्यादा कंप्यूट करने की उनमें शक्ति होती है, और वो एआई लगने के कारण वो ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, कोई भी उनसे कुछ बात करे। जैसे आज बहुत सारी चीजें आप देखते हो तो आपको सारे आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। वो जो हैं वो सब एआई बेस्ड बैग्ड डाटा सेंटर हैं जिनसे सारा काम होता है। तो यदि मैं देखूं कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं कि जो कि डाटा सेंटर एस्टेब्लिश करने में हमारे को की चैलेंजेस क्या आते हैं, ये भी बोल सकते हैं उसे हम। तो की चैलेंजेस, सबसे बड़ा की चैलेंज मुझे ऐसा लगता है कि वो है पावर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। कोई भी डाटा सेंटर है उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। हमारे देश में उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आज हमारा जो कंट्री है वो पावर सरप्लस कंट्री नहीं है। हमारे देश में पावर की अदरवाइज भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमारे देश को सोचना है कि क्यों ना हम रिन्यूएबल जो एनर्जी है उस पे जाएं, और क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कोप है, आपको डाटा सेंटर बनाना है तो पावर चाहिए। पावर के लिए आप रिन्यूएबल सोर्स से अगर पावर लगाते हैं तो एक और सेक्टर खुलता है आपका, कि रिन्यूएबल एनर्जी भी आपकी लगती है और डाटा सेंटर भी लगते हैं। तो एक पावर मुझे लगता है की चैलेंज हमारे देश में है कि जब भी हम इसको लगाएंगे तो वो है। दूसरा मुझे लगता है कि जो हमारे सबमरीन केबल टर्मिनेशंस हैं वो बढ़ने चाहिए। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, और जैसे भी बढ़ा रहे हैं, पहले 14 थे अब और ज्यादा कर रहे हैं, उन्हें अलग शहरों में आ रहे हैं वो, जिससे कि हम एआई कंप्यूट करने में पूरे संसार के जो डाटा सेंटर है उनको कंपीट कर सके। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो लैंड की अवेलेबिलिटी है, मतलब जो जहां जहां ये जितने भी हम ये सी केबल हमारी
टर्मिनेट होंगी, वहां पर लैंड की कितनी अवेलेबिलिटी है, कैसे लैंड है, सिक्योर है कि नहीं, उसमें सिस्मिक जोन कौन सा फॉल करता है, उसी तरीके से हमें रिवर्स कैलकुलेशन पे चलना पड़ेगा। साथ में उसकी अप्रूवल में कितना समय लगता है, वो स्टेट पॉलिसी होती है, क्योंकि लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसकी अप्रूवल में कितना समय लगता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी अप्रूवल हमें बहुत जल्दी मिलनी चाहिए। और चौथा बड़ा सेक्टर मुझे लगता है स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट, कि आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स भी तो नहीं है। आपको जब डाटा सेंटर लगाने हैं तो आपको बाकी सबके साथ स्किल वर्कफोर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब जितने भी डाटा सेंटर लगेंगे उन्हें अगले 20, 30, 40, 50 साल तक मेंटेन भी करना है। लगने में तो मैं कहता हूं 3 से 5 साल लगते हैं किसी भी डाटा सेंटर को बनने में, लेकिन उसको मेंटेन तो आप हमेशा ही करते रहेंगे। तो उसके लिए बहुत बड़ी वर्कफोर्स चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं तो बहुत सारी IITs जो हैं हमारी, उन्होंने ये कुछ कोर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो मुझे लगता है और भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको भी ये कोर्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, जिससे कि जो डाटा सेंटर में टेक्नोलॉजी लगती है उसकी इंजीनियरिंग में हम मास्टर कर सकें। और साथ ही जो ब्लू कॉलर जॉब्स होंगे उसमें, उसके लिए जो हमारी ITIs हैं देश में, बहुत सारी ITIs हैं, उसमें भी ये कोर्स इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जिससे कि उसको मेंटेन करने के लिए उसके जितने भी हमारे उसमें सर्वर्स लगते हैं या स्टोरेज डिवाइस लगती हैं या जो भी हमारे स्विचेस लगते हैं, पावर भी लगती है, फिर उसको कूलिंग करने के नए नए तरीके हैं, वो सब उसमें लगते हैं। तो उनको कैसे मेंटेन करें, उसके लिए यदि ITI में कुछ हम कोर्स चालू करें जिससे कि हमारे को स्किल वर्क फोर्स मिल सके। ये सारे चैलेंजेस हैं और मुझे लगता है सरकार क्योंकि सभी चैलेंजेस की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि उसका फोकस है, और फोकस ही नहीं हमारे देश की जरूरत है कि 2030 तक हमें उतने डाटा सेंटर कैपेसिटी बढ़ानी ही है। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस है जिस पर सरकार ध्यान दे रही है और बहुत जल्दी इन सब को ओवरकम करके हम फैसिलिटेट कर पाएंगे कि ज्यादा डाटा सेंटर हमारे देश में बने। संदीप जी, जैसे सुनील सर ने अभी स्किल डेवलपमेंट की बात की और डाटा सेंटर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत स्कोप है, तो स्किल डेवलपमेंट करके इस इंडस्ट्री की एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से कोप अप किया जा सकता है? जी, मैं शायद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा जी, एंड देन आई विल ट्राई टू डिवाइड दैट इनटू 2-3 डिफरेंट थिंग्स सो दैट आंसर पूरी तरह से कंप्लीट आंसर आ जाए। एक है, जैसे डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ेगी तो डेटा सेंटर बनाने के लिए एक आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं काफी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल इक्विपमेंट, जैसे चिलर हो गया, जनसेट हो गया, यूपीएस हो गया, पैनल्स, ट्रांसफार्मर्स एंड 10 अदर थिंग्स। तो अगर हमको 9 गीगावाट की कैपेसिटी बनानी है तो 9 गीगावाट कैपेसिटी सपोर्ट करने के लिए ये सब इक्विपमेंट भी बनाने होंगे। तो दैट विल बी अ डायरेक्ट बेनिफिट टू इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। दिस कैन गो लाइक अ शॉट इन द आर्म टू मेक इन इंडिया, क्योंकि 10-12 साल पहले की बात है, ज्यादातर इक्विपमेंट जो डेटा सेंटर्स में आज जाते हैं वो ज्यादातर उसमें से इंपोर्ट होते थे। पिछले 8-10 सालों में क्योंकि यहाँ पे लोकल डिमांड बड़ा ग्रोथ आगे दिख रही है और ये मार्केट है ना, ये बड़ा इम्पेशेंट मार्केट है, ये आपको बहुत कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम नहीं देता, उसको ये कल के कल चाहिए होता है, और कल मतलब गुजरा हुआ कल। मजाक की बात है कि इट इज सो अर्जेंट दैट एवरी कस्टमर विल से नहीं ये तो मुझे यस्टरडे चाहिए। तो इसकी वजह से पिछले 10 सालों में काफी मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी इंपोर्ट बेस्ड थी वो इंडिजिनस हो गई है, और अब उसका मल्टीप्लायर आएगा। अगर 1.5 गीगावाट की कैपेसिटी 9 करनी है तो उतनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ेगी। सो दैट इज वन मेजर थिंग। सेकेंड थिंग इज, योर क्वेश्चन इज अबाउट मैन पावर। तो मैन पावर का भी मैं जो पीस है वो 2 चीजों में डिवाइड करूंगा। एक है ड्यूरिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन एंड देन ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में ऐसे होता है कि एक डेटा सेंटर की कंस्ट्रक्शन साइकिल लगभग 2.5 या 3 साल की होती है। तो एक देखने का ये तरीका हो सकता है कि जब वो साइट चलती है तो कम से कम इट विल प्रोवाइड एन एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 1000 पीपल और मे बी 1500 पीपल। उसमें कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम हो गए, लेबरर हो गए, बाकी सब हो गया। लेकिन जब हमको 9 गीगावाट अगर बनाना है तो इसका मतलब है वी हैव टू कंटिन्यूअसली गो ऑन बिल्डिंग। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा ये डेटा सेंटर बन गया, ये 1000 लोगों को फिर कहाँ लेके जाए, क्योंकि तब तक दूसरा प्रोजेक्ट होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, और अगर ये चेन हमारी अगले 10, 12, 15 साल रुकने वाली नहीं है तो ये डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन पीस में भी कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गई। और एक बिल्डिंग में अगर 1000 लोग चाहिए तो एक बिल्डिंग आप समझो 60 मेगावाट, 70 मेगावाट, तो इतनी कैपेसिटी में यू कैन इमेजिन हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इट विल क्रिएट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। ये सिर्फ हो गई बिल्ड साइकिल। अब जो डेटा सेंटर 2.5 साल में बनता है उसकी लाइफ साइकिल होती है 50 साल।
Okay. तो ऑपरेशंस में कम से कम फिर एक बार पूरी इकोसिस्टम होती है, क्योंकि जो जो भी इक्विपमेंट लगे हैं, सिस्टम्स लगे हैं, फायर फाइटिंग है, सीसीटीवी है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, उसके मेंटेनेंस है। तो पूरी ये जो इकोसिस्टम है दैट गेट्स अ कंप्लीट ऑलमोस्ट 2 to 3 जनरेशंस की एक साइकिल है एम्प्लॉयमेंट की। सो ऑल इन ऑल इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। अगर आप पूरी साइकिल उसकी इकट्ठा कर दे तो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। और जैसे हमने कहा कि डेटा सेंटर का फुटप्रिंट अगर और स्प्रेड हो जाएगा, जैसे नए लोकेशन खुलेंगे, तो जब कॉन्सेंट्रेटेड एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटी है, वो भी स्प्रेड आउट हो जाएगी, विच इज आई थिंक वेरी इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन सिचुएशन। ओके, तो हमारे प्रोग्राम मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया की इस खास चर्चा में अभी थोड़े से विराम का वक्त है। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे। तो वो देश की पूरी दिशा चेंज की उसने, और ये पहले से, क्योंकि जब तक हम देश में सब कुछ बनाना शुरू नहीं करेंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। स्वागत है आपका वापस मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, मेक इन इंडिया में आपसे तो इन डेप्थ बातचीत करने के लिए हमें समय चाहिए होगा, लेकिन आपने बुक भी लिखी है मेक इन इंडिया पर, और जिस तरीके से डाटा सेंटर्स हम लोग अपने डेवलप करेंगे तो वो भी पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया होगा। उसको आप कैसे रिलेट करके देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेक इन इंडिया जो मास्टर स्ट्रोक था देश के लिए, मेक इन इंडिया 2014 में जब लॉन्च किया माननीय मोदी जी ने, तो वो देश की पूरी दिशा चेंज की उसने। और ये पहले से, क्योंकि जब तक हम देश में सब कुछ बनाना शुरू नहीं करेंगे, देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे डाटा सेंटर की बात करें, उसमें भी जो इक्विपमेंट लगेंगे वो देश में ही बनेंगे। तो वो बहुत बड़ा, क्योंकि सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी देश में होनी चाहिए, इसीलिए मेक इन इंडिया सबसे पहले लॉन्च किया गया। और मेक इन इंडिया के बाद जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट की आई, किसी भी सेक्टर में, उस सब सेक्टर में मेजर रोल मेक इन इंडिया का था। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि विकसित भारत 2047 में मेजर रोल मेक इन इंडिया का भी होगा, जो कि हमारे को इसे अचीव करने में जल्दी से जल्दी सफलता दिलवाएगा। बिल्कुल। और अगर आप इजाजत दें सुनील जी, मैडम, तो मैं एक एस्पेक्ट इसमें ऐड करना चाहूंगा। जितने भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बनाई हुई है, अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव हमारे लिए एज अ कंट्री एक शिफ्ट आया है। नाउ दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर इंडिया, they have made India as a hub. They are manufacturing in India for the world now. Wow. Many of them have two different factories. उनकी एक फैक्ट्री है इंडिया फॉर इंडिया और दूसरी फैक्ट्री इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो दिस इज ऑल्सो वन वेरी मेजर थिंग। बिल्कुल। तो अब टाइम हो गया है आपके प्रीशियस मैसेज का, तो मैं चाहूंगी हमारे ऑडियंस को आप जरूर एक मैसेज दें। सुनील जी, आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ, मेरे को लगता है कि जैसे हमारे देश में डाटा सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पावर होता है, और पावर की शॉर्टेज हमेशा से रही है। तो पावर के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो हमारे को लगनी चाहिए, और उसमें जो हमारी पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसीज में हमारे को कुछ दोबारा से देखना चाहिए कि उनको रीअलाइन करना चाहिए, कि क्योंकि अभी तक की पॉलिसी में होता है कि जो एक स्टेट की रिन्यूएबल एनर्जी है वो दूसरे स्टेट में जब खपत होती है तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसको सरकार को देखना चाहिए कि कैसे उस पॉलिसी को भी अलाइन करें, जिससे कि पूरे देश एक, जैसे अभी तक हम बोलते आ रहे हैं एक नेशन
वन पॉलिसी वन नेशन वन टैक्स, इसी प्रकार से वन नेशन वन पॉलिसी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो एनर्जी की शॉर्टेज है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जहां की रिन्यूएबल एनर्जी उतनी एफिशिएंटली नहीं लग सकती। बहुत सारे फैक्टर हैं उसके पीछे, लैंड महंगी हो सकती है और भी कई फैक्टर हो सकते हैं, सन डायरेक्शन से लेकर के हमारे जियोग्राफिकल क्या पोजीशन है उसकी, वो सारी पोजीशन देख के। और कई जगह ऐसी हैं जहां पे कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट जल्दी और कम लागत में लग सकते हैं, तो वो पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं एक और ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारे करिकुलम है वो करिकुलम चेंज होना चाहिए। डाटा सेंटर से एस्टेब्लिश करने के लिए जितने तरह की इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस की जरूरत है, उन सबको कहीं ना कहीं करिकुलम में ऐड करना चाहिए, जिससे कि बच्चे उसे पढ़ सकें और सहयोग दे सकें, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी खुले और देश में डाटा सेंटर एफिशिएंटली चल सके। बिल्कुल। संदीप जी, आपका मैसेज हमारे दर्शकों के लिए। So my message to the youngsters is we are one of the youngest nation. We have the largest young population. बहुत bright future है। तो आपके लिए अगले 30, 40, 50 सालों के लिए एक नया ग्रोथ होराइजन है। ये आपको सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन से डेटा सेंटर ऑपरेशन तक। तो आप इस डायरेक्शन में थोड़ा खुद को अपस्किल करिए। देयर आर सम कोर्सेस अभी भी, जैसे सुनील जी ने कहा कि करिकुलम में तो शायद इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर थ्रू दी एकेडमिया वो आना है अभी, लेकिन मुझे गारंटी है कि वो बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन तब तक देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक CII, NASSCOM, there are some private organizations who have already started stitching some courses offering, तो थोड़ा सा watch out for that, maybe do some quick small modules, upskill yourself, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी sustainable employment की long term opportunity है। दूसरा, इंडस्ट्री के लिए मेरा ये एक मैसेज है कि हम हमेशा सप्लाई चेन की बात करते हैं, किसी भी चीज के लिए सप्लाई चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी। तो typically what happens, madam, when we talk about supply chain, everybody thinks of material, but manpower also is supply chain actually, yes. अगर आपको continuous supply of manpower नहीं है तो it will create a restriction for your own self। तो हम as an industry इकट्ठा आए, कुछ courses बनाए, we appoint some maybe trainers and we help this young generation to quickly get and become employment ready, क्योंकि industry को employment ready talent चाहिए। And here is a youth who is waiting for the curriculum। सुनील सर, अब टाइम हो गया है, हम आज के हमारे गेस्ट को एक मोमेंटो देकर जरूर सम्मानित करें। तो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दोनों ने हमारे इस प्रोग्राम में शेयर की, आपका बहुत धन्यवाद। सुनील जी, संदीप जी, आप हमारे शो में आए, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस विशेष एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिशन 2047 की इस यात्रा में ऐसे ही विचारों और संवादों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।